Hello dear learners, so in this video we are going to learn the basic accounting concept, which is a subtopic or the main topic of theory base of accounting in your PGT Commerce KBS syllabus. So first accounting concept they have mentioned in their syllabus is business entity concept. Business entity concept, तो business is treated as an entity separate from its owner. तो हम बात करते हैं जैसे कंपनी होती है, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि बिजनेस की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये सेपरेट हो जाती हैं उसके ओनर्स से। ओनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं अपनी। ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस। सो जो ओनर्स और बिजनेस के बीच ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस में कि जैसे मान लो ओनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स निकलवा रहे हैं तो उसकी भी ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस में। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी वही रिकॉर्ड होंगी और रिपोर्ट होंगी। पर्सनल ट्रांजेक्शन, ओनर्स की जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर इनकम और प्रॉफिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स। जब तक ओनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक वो जो इनकम या प्रॉफिट होगा वो बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो इसमें क्या है, ओनली सच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जिनको ऐसी ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। नॉन मनीटरी इवेंट्स लाइक डेथ, डिस्प्यूट, अगर किसी की डेथ हो गई, झगड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें जो नॉन मनीटरी इवेंट्स में आती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती। Therefore, it does not give an accurate picture of the condition of the business. So इसलिए इससे क्या होता है, बिजनेस की जो एक्चुअल पिक्चर है, बिजनेस की कंडीशन की जो एक्चुअल पिक्चर है वो नहीं देखने को मिलती। सो ये एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये इसकी जो अकाउंटिंग की है वो लिमिटेशन भी बताता है। ओके, नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो ये कुछ कुछ सिमिलर हैं जो हमने पहले पढ़ी है। कंसिस्टेंसी जो अकाउंटिंग की वन ऑफ द थ्री बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन में एक एजम्पशन है कंसिस्टेंसी, उससे रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू appropriate पार्ट्स और सेगमेंट फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस। ओके, सो ईच पार्ट और सेगमेंट सो डिवाइडेड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हम एक पार्ट या सेगमेंट ले लेते हैं जिनको हम इवेल्युएट करते हैं या एनालाइज करते हैं जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं, सो हर एक पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ एन इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर हम जिसको बोलते हैं। ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है, जो भी हम एसेट एक्वायर करते हैं, जो भी वेरियस एसेट एक्वायर करते हैं वो शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व और स्पेंड। ओके, तो जैसे हमने कोई लैंड खरीदी है, अगर इस टाइम पे हमने कोई लैंड खरीदी है तो 1 करोड़ रुपीज़ की। ओके, 1 करोड़ रुपीज़ की, अगर इन द फ्यूचर उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होगी, तो हम उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो हम उसकी जो अमाउंट है वही 1 करोड़ रुपीज़ ही लेके चलेंगे। इट डज नॉट मीन दैट द एसेट्स विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। ओके, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि एसेट हमेशा ही उतने ही रुपीज़ पे हम दिखाएंगे, हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, सो डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू हम घटती हुई दिखाएंगे हमें अकाउंट्स में। इट इज़ नॉट मच रिलेवेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड अदर यूज़र्स। सो ये जो है इन्वेस्टर्स या अदर यूज़र्स के लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो इन्वेस्टर्स को तो क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो ये चाहिए ना कि कंपनी की कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है। ओके,
बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग में बेस्ड है ये। इसमें क्या होता है, आपके दो एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के जो उसकी रिकॉर्ड पे अफेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल हमें इसमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. It requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. Okay, so इसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा कंजर्वेटिज्म का, उसमें क्या होता है कि ये बोलते हैं कि हमें जो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं हम उनको नहीं देखना, बट हमारे जो फ्यूचर्स के जो लॉस हो सकते हैं इन द फ्यूचर वो हमें आज ही देखने हैं। ओके, सो इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब हमें प्रॉफिट हो तभी हम उसको रियलाइज करें। ओके, ना कि ये हम पहले से ही ये सोच ले कि हाँ इन द फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा। ओके, तो यही पहले से ही सोच के ना रखें। ओके, सो दिस is the concept that this basic accounting concept is trying to explain. So revenue is the gross inflow of cash. Revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arise. Okay, जब legal right arise होता है इसको receive करने का, तभी उसको माना जाए कि वो realize होगा. That is the point of time when goods have been sold or services have been rendered. जब हमने goods को बेच दिया. Okay, ऐसा नहीं है कि हमने ये डेट इतनी डेट को हमारे गुड्स बेचे जाएंगे। ओके, सो ऐसा हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हमने गुड्स को बेच दिया। ओके, ऐसा ये भी नहीं है कि हमें पेमेंट मिली, वो हमने कैश पे बेचा है या क्रेडिट पे भी बेच दिया तो वहाँ पे आपकी सेल्स जनरेट हुई है, सो तब हम रेवेन्यू रियलाइज कर लेंगे। As for the income such as rent, commission, interest, etc., these are recognized on a time basis. Okay, जैसे हमें कोई रेंट रिसीव हुआ है तो इसमें क्या होगा, एक महीना मान लो अगर पूरा हो गया तो इसका मतलब हमारा एक महीने का रेंट जनरेट हो चुका है। ओके, सो इसका अगर हमें मिला नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारा एक महीना पूरा हो चुका है। ओके, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सो एज पर द टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू सी एंड रिकॉग्नाइज। ओके, टाइम बेसिस। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट. It requires that revenues and any related expenses be recognized together in the same reporting period. Okay, सो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो भी हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट हुआ है तो वो उसी अकाउंटिंग पीरियड से ही हमें दिखाना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सैलरी है, सैलरी हमें पे करनी थी, सैलरी हमने पे करनी है अगले साल की, तो हम क्या उसको इस साल में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, हम तो उसको अगले साल में ही दिखाएंगे ना। सो कोई भी सैलरी हमने एडवांस में पे कर दिया। ओके, सो दैट सैलरी इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर, सो इट विल इट बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर? नो। ओके, सो वी विल बी डिडक्टिंग दैट अमाउंट फ्रॉम करंट पीरियड. So this concept is based on accounting period and accrual concept. So matching concept is based on your accounting period and accrual concept पे base है matching concept. Next, your full disclosure. All significant information should be fully and fairly disclosed in the financial statements. All material, जो भी material है, relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully completely disclosed. जो भी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो फुल्ली डिस्क्लोज की जानी चाहिए बिजनेस एंटिटी के द्वारा. कंपनीज एक्ट मेक एम्पल प्रोविजन फॉर डिस्क्लोजर. सो कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस बना रखे हैं डिस्क्लोजर से रिलेटेड. सो अकॉर्डिंग टू दैट, फॉलोइंग दैट provisions, a business entity should provide the disclosure of their financial statements. Next, your consistency. So consistency हमने basic assumptions में भी पढ़ी थी कि consistency
Accounting period should remain the same from one year to another. जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हम फॉलो कर रही हैं वो सेम रहनी चाहिए एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड तक. इट डज नॉट मीन दैट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग वंस अडॉप्टेड कैन नेवर बी चेंज. और इसका ये मतलब नहीं है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंज नहीं हो सकता है कि अभी 20 साल तक 50 साल तक वो ऐसे ही चलती रहें. नो, सो इट कैन बी चेंज्ड बट अप्रोप्रिएटली एज पर द रूल्स. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म. अभी मैंने इसकी बात करी थी. सो इसमें क्या होता है, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम. हम इनकम को एंटिसिपेट नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे, जो हमारे पॉसिबल लॉसेस होती हैं उनको हम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. ओके, जो हमारे पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर हम उनको एंटिसिपेट करते हैं, ना कि इनकम को. ओके, जैसे जो डेटर्स होते हैं हमारे, उनके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं कि कौन जो लोग हैं हमें पैसे नहीं देंगे. नेक्स्ट इज मटीरियलिटी. मटीरियलिटी, अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट ओनली व्हाट इज मटीरियल एंड इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. ओके, सो अकाउंटेंट को क्या रिपोर्ट करना चाहिए कि जो चीज़ मटेरियल है. ओके, और इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करनी है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम. द डिसीजन वेदर द ट्रांजेक्शन इज मटेरियल और नॉट शुड बी मेड बाय द अकाउंटेंट. सो अकाउंटेंट को ही ये डिसीजन लेना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मटेरियल है या नहीं है, कौन सी उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए, कौन सी नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए. ये अकाउंटेंट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड जजमेंट. Next, materiality depends not only upon the amount of the item but also upon the size of the business, nature and level of information, level of person making the decision. तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट को ध्यान रखनी है. सिर्फ अमाउंट का, जो आइटम के अमाउंट को नहीं देखना, और भी सारी चीज़ें देख के बिजनेस का साइज़ कैसा है, इंफॉर्मेशन लेवल कैसा है, और जो पर्सन डिसीज़न ले रहा है उसका लेवल क्या है. सो ये सारी चीज़ें भी अकाउंटेंट को ध्यान रखनी है और उसी के बेसिस पे उसको डिसाइड करना है कि जो मटीरियलिटी है, मटीरियल चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड करने लायक हैं वो कौन सी हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसमें क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर में. ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब कि कोई भी उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए. ओके, अकाउंटेंट की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट होना चाहिए. ईच ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके साथ एक डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए जो वेरीफाइड होना चाहिए. ओके, और इनको हम बोलते हैं वाउचर्स. ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट भी हम इनको बोलते हैं. इस यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अराइज हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में. सो जो वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स. ओके, सो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ उसका वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए. ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्टिविटी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट है आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो ये है एक्रूअल अकाउंटिंग. एक्रूअल अकाउंटिंग ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी. इसमें क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शंस होती हैं, अगर होती हैं तभी हम रिवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे हमें मनी रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो. इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ द कंपनीज हेल्थ ऑफ इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल. ओके, सो इसमें क्या होता है, हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो अकाउंट पेएबल हैं वो कितने हैं और अकाउंट रिसीवेबल हैं वो कितने हैं. एंड दिस इज़ द मोर कॉमनली यूज्ड मेथड बाय लार्ज कंपनी. जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये मेथड को ज़्यादा यूज़ करती हैं, स्पेशली बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज. ओके, next your cash basis. Cash basis, it records revenue and expenses when cash related to those transaction actually received or dispensed. ओके, जब हमें कैश, हम कोई ट्रांजेक्शन हुई, ओके, सपोज़ हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया और हमने तभी के तभी कैश पे किया, ये ही एंट्री हम कैश बेसिस पे
एंटर करेंगे। दिस मेथड टिपिकली इज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये मेथड कौन यूज़ करते हैं? सोल प्रोप्राइटर्स और स्मॉल बिजनेसेस इस मेथड को यूज़ करते हैं। सो I have completed the topic that related with your basic accounting concepts and basis of accounting. So I hope all the points have clear to you, and in next video I will come with a new topic which will be the subtopic of your theory base of accounting, PGT Commerce KVS syllabus. Thank you. Keep learning.